उर्दू के अंदर आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पोर्शन है, उसमें उर्दू का एक पार्ट है जिसमें से आपके 20 एमसीक्यूज़ आएँगे और वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। जिसमें आपके ग्रामर की छोटी-मोटी जो डेफिनिशंस होती हैं, जो छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें होती हैं और कुछ वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अल्फाज़ मुतज़ाद और अल्फाज़ मुतरादिफ होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ से, दैट इज़ हर्फ। हर्फ क्या होते हैं? एनीवन? हर्फ क्या होता है? देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली मुख्तलिफ आवाजें क्या कहलाती हैं? हर्फ कहलाती हैं। जब हम किसी भी शख्स से बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलने वाली आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं? हर्फ कहते हैं। और उर्दू में इंग्लिश में इनको अल्फाबेट्स बोलते हैं और उर्दू के अंदर टोटल 39 हरूफ हैं, जिनमें से कुछ शमसी होते हैं और कुछ जो है वो कमरी होते हैं। अब शमसी और कमरी का डिफरेंस आपको पता है कि क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए कि ये जो है वो बताएं जी, ये शमसी है, कमरी है, कौन सा है? तो कैसे पता चलेगा कि शमसी है या कमरी है? बेटा शमसी हरूफ वो हरूफ होते हैं जिनके साथ या जिन पर अल आए, मतलब वो लफ्ज अल से स्टार्ट हो लेकिन अल को पढ़ा नहीं जाएगा। स्टार्ट अल से होंगे लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, या उनसे पहले अगर अल लगा जाए तो अल को नहीं पढ़ते। ऐसे हरूफ क्या कहलाते हैं? शमसी हरूफ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ लिखें, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? इसको अशम्स पढ़ेंगे या अल शम्स पढ़ेंगे? अल शम्स पढ़ेंगे या अशम्स पढ़ेंगे? अशम्स पढ़ेंगे। इसमें अल जो है वो आपका साइलेंट रहेगा। सिमिलरली इसको क्या पढ़ेंगे? अल रशीद या अर रशीद पढ़ेंगे? अर रशीद पढ़ेंगे। इसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? नूरुद्दीन पढ़ेंगे या नूर अल दीन पढ़ेंगे? नूरुद्दीन। इनको नूरुद्दीन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बेटा आप लोगों को मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोगों के बैक पे शोर हो तो आप कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करवाएं। ठीक है? और अब कमरी हरूफ कौन से होंगे? बेटा कमरी हरूफ टोटली इसके ऑपोजिट होंगे। तो कमरी हरूफ वो होंगे जिनसे पहले अगर अल लगे तो अल पढ़ा भी जाए। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज लिखते हैं अल कमर। इसमें अल पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा? जी सर। तो ये आपका कमरी हरूफ है। इसी तरह आयतल कुर्सी, अगर इसको सिर्फ यूं भी पढ़े, अल कुर्सी भी पढ़े, तो अल पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या होगा? आपका कमरी हरूफ होंगे। इसी तरह एक लफ्ज है इब्नुल वक्त। क्या इसमें अल पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या होंगे? इब्नुल, ये आपके कमरी हरूफ होंगे। तो हर्फ हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज जो हम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हर्फ। और हर्फ भी दो तरह के होते हैं, कुछ शमसी होते हैं, कुछ कमरी होते हैं। जो शमसी होते हैं उनके शुरू में अगर अल लगाया जाए, आपको पेपर में सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि ये लफ्ज लिखा होगा और आपने बोल के उसको पढ़ के अंदाजा लगाना है कि ये शमसी है या नहीं है। तो जो शमसी होंगे उनसे पहले अगर अल लगा होगा तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन कमरी के अंदर अगर लफ्ज से पहले अल लगा होगा तो उसको
अल को पढ़ेंगे। अब आपने असाइनमेंट ये देख के कल हम क्लास में आएंगे और कल आपका टेस्ट भी होगा इसका एक पहला, तो आपने मुझे ये बताना है कि उर्दू के जो 39 हरूफ तहज्जी हैं उसमें कौन कौन से अल्फाज या कौन कौन से हर्फ शमसी हैं और कौन कौन से हर्फ जो है वो कमरी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कमरी बताऊं तो अलिफ आपका कमरी है, बे कमरी है, जीम कमरी है, एटसेट्रा। और शमसी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ते शमसी है, आपका दाल शमसी है, स्वाद शमसी है। तो आपने बाकी जो लफ्ज हैं वो डिफरेंशिएट करने हैं, इनको अलग अलग करके मुझे बताना है कि ये जो है वो आपके कमरी हैं और ये जो है वो शमसी हैं। डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए कि इनसे पहले जो है वो अल आता है, जिनके आगे पहले अल पढ़ा जाएगा तो वो कमरी होंगे, जिनमें अल नहीं पढ़ा जाएगा वो शमसी होंगे। अब उसके बाद बेटा दूसरी चीज आपकी आ जाती है, दैट इज लफ्ज। व्हाट इज लफ्ज? लफ्ज क्या होता है? लफ्ज लफ्ज एक वर्ड को कहा जाता है जिसमें मतलब किसी भी चीज को बयान करने के लिए, जैसे एक वर्ड, जैसे हरूफ ग्लास है। का मजमुआ, हरूफ दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिला के क्या बनता है? लफ्ज बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें असद, ये कितने हरूफ का मजमुआ है? ये 3 हरूफ का मजमुआ है। कौन कौन से? अलिफ, सीन और दाल। ये 3 हरूफ का मजमुआ जो है वो असद है। तो ये एक क्या होगा? ये लफ्ज होगा। इस लफ्ज के अंदर अगर आपसे पेपर में सवाल पूछ लिया जाए कि कितने हरूफ हैं, तो क्या कितने हरूफ हैं इसके अंदर? 3। 3 हरूफ हैं। इमरान, इसमें कितने हरूफ हैं? 5। ठीक है। इसी 5। तरह आमना, इसमें कितने हरूफ हैं? 4। इसमें 4 हरूफ हैं। ठीक है। लफ्ज की अक़साम कितनी होती हैं? लफ्ज की 2 अक़साम होती हैं। एक कलमा और दूसरा क्या होता है? मुहमल। हम लोगों ने जब बचपन में ग्रामर पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कलमा और मुहमल, बिल्कुल पढ़े थे। तो कलमा क्या होता है? जी सर। व्हाट इज कलमा? वो अल्फाज, मैं डेफिनेशन आपको यहाँ टाइप नहीं करूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लें, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे अपलोड होगी तो वहां से आप उसको मजीद नोट कर लीजिएगा। वो अल्फाज जिनका कोई ना कोई मायनी हो, कोई ना कोई मतलब हो, वो क्या कहलाते हैं? कलमा कहलाते हैं। जिससे सुनने वाले को बात समझ आ जाए आसानी में। मीनिंगफुल वर्ड, जैसे कि सैयदा निमरा कह रही है, मीनिंगफुल वर्ड वो अल्फाज जिनका कोई ना कोई मतलब हो और सुनने वाले को उसका बासानी मतलब समझ आ जाए, वो लफ्ज कलमा कहलाता है। मिसाल के तौर पे घर, इसी तरह खाना, रोटी, इसी तरह पानी। इनका मतलब समझ आ रहा है ना कि पानी से मुराद वाटर है, कोई बंदा पानी की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है। ये सारे के सारे क्या होंगे? कलमा होंगे। मुहमल क्या होते हैं? वो लफ्ज जिनका कोई मतलब ना हो और सुनने वाले को सुनने वाला जो है उससे कोई नतीजा ना निकाल सके, कोई मतलब ना निकाल सके, आपकी बात समझ ना सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और जब तक उनको कलमा से मिला के ना पढ़ा जाए उनका मतलब समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे छोटी। अब छोटी क्या चीज है? कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम इसे रोटी के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब इसका समझ आ जाएगा, रोटी छोटी। इसी तरह शानी, वानी। अब पानी वानी,
अकेले वाणी का कोई मतलब नहीं होगा भाई, कोई कास्ट है, कोई नाम है, क्या चीज है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जब उसे पानी के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह शानी का मतलब भी कि नाम है, कोई खाने की चीज है, कोई पीने की चीज है, देखने की चीज है, क्या चीज है, हमें इसका मतलब कतई क्लियर नहीं होगा। तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हम इसको कलमा के साथ जो है वो मिला के नहीं पढ़ेंगे। सो मोहमल के लिए क्या दो कंडीशन होगी कि एक तो अकेले इनका कोई मतलब नहीं है, और दूसरा अगर इनका मतलब समझना है तो इसको किसके साथ मिला के पढ़ना है, कलमा के साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है जुमला। व्हाट इज जुमला? जुमला क्या होता है? सर लफ्जों का जोड़। ठीक हो गया। देखिए, लफ्जों का ऐसा मजमुआ, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिससे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए। मतलब अब लफ्ज नहीं है बल्कि लफ्जों का मजमुआ है जिससे बात पूरी तरह समझ आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? जुमला। मिसाल के तौर पे अल्लाह एक है, इसमें कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज हैं। और ये अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये 3 लफ्ज हैं। और 3 लफ्जों को मिला के क्या बन गया? एक कंप्लीट जुमला। इससे मतलब आपको समझ आ गया कि अल्लाह एक है, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत की बात कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी की बात कर रहे हैं। सो ये एक जुमला होगा, और ये किससे मिलके बना होगा? डिफरेंट लफ्जों से मिलके बना होगा। तो लफ्जों का मजमुआ क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जुमले की इकसाम। जुमले की बेटा 2 इकसाम होती है, एक को बोलते हैं मसनद और दूसरे को बोलते हैं, बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस लिख के एमसीक्यूज में साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपसे कोई सेंटेंस लिखा होगा या उससे पूछ लेगा कि ये जो है वो, इसमें कोई अकेला पूछ सकता है कि ये जुमला है, ये लफ्ज है, ये हर्फ है, ये शमसी है, ये कमरी है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक लफ्ज लिखा होगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ये शमसी वर्ड है, कमरी वर्ड है, लफ्ज है, हर्फ है, क्या चीज है? एक होता है मसनद और एक होता है मसनद इलैह। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सबने पढ़ा होगा। मैं एक सेंटेंस टाइप करता हूं इंग्लिश में और फिर उसमें से समझने की कोशिश करते हैं। अली गुड बॉय। अब इसमें बेटा एक होता है सब्जेक्ट, दिस वन, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। इसी तरह जब हम उर्दू में बात करते हैं तो ये जो अली है ये आपका क्या कहलाएगा? मसनद अलह कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? मसनद इलह। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा? मसनद कहलाएगा। मसनद इलह क्या होता है? मसनद इलह वो होता है, वो चीज होती है, वो शख्स होता है जिसके बारे में कोई बात की गई होती है। जैसे यहां पर किसके बारे में बात की गई है? अली के अली बारे के में। बारे अली के बारे में। तो फिर अली क्या होगा आपका? मसनद या मसनद इलह? मसनद इलह होगा, क्योंकि अली के बारे में बात की गई है। और क्या बात की गई है? इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये क्या होगा? मसनद होगा, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। तो अब उर्दू में वापस आ जाते हैं और उर्दू में एक सेंटेंस लिखते हैं और आप उसका जो है वो जरा मुझे बताएंगे कि क्या मसनद और क्या मसनद इलह है।
इस सेंटेंस में बेटा व्हाट इज मसनद और व्हाट इज मसनद इलैह? बच्चा मसनद इलैह है और ये मसनद है। देखें, बच्चा जो है वो क्या है? मसनद इलैह है, और खेल रहा क्या है? मसनद है। यानी कि अगर हम दोबारा से समझने की कोशिश करें तो मसनद क्या होता है, मसनद इलैह क्या होता है? मसनद इलैह वो शख्स, वो चीज जिसके बारे में बात की जाती है, और मसनद क्या होता है? उस शख्स या उस चीज के बारे में क्या बात की गई है, वो क्या होगा? मसनद इलैह होगा। मिसाल के तौर पे आप लोग क्लास ले रहे हैं, इसमें आप लोग क्या है? मसनद है कि मसनद इलैह है? मसनद इलैह, मसनद इलैह। और क्लास ले रहे हैं वो क्या होगा? मसनद, वो मसनद होगा। ठीक है, मसनद। इसी तरह अब बच्चे कलमा की मजीद इकसाम होती हैं, उसको हम जरा पढ़ते हैं। कलमा की 3 बड़ी मशहूर इकसाम हैं। एक को बोलते हैं इस्म। इस्म क्या होता है? इस्म बेटा होता है, इस्म वो कलमा होता है। सर जी जी सर ये जुमला जरा दोबारा समझाइए। बच्चा खेल रहा है। बच्चा, इसमें बच्चा बेटा आपका मसनद इलैह है, वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो मसनद इलैह होता है। और क्या बात हो रही है? वो मसनद होता है। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा इस्म। इस्म क्या होता है? इस्म वो कलमा होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम जाहिर करे, या किसी चीज का नाम हो। जैसे कि घर, घर एक इस्म है। पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्म है। कायदे आजम एक इस्म है। पेशावर एक इस्म है। ठीक है, इस्म क्या होगा? किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम होगा। फेल क्या दूसरी टाइप होती है? फेल। व्हाट इज फेल? फेल वो कलमा होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जमाने के लिहाज से पाया जाए। मतलब परेशान नहीं हो ना, अभी मैं समझाता हूँ। इंग्लिश में हम एक चीज पढ़ते हैं, वर्ब। क्या हमें वर्ब के इस्तेमाल से ये भी पता चल जाता है कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? बेटा ये पता चल सकता है कि अगर हम जी सर। पता चल सकता है ना। आई वॉज स्लीपिंग, वॉज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये पास्ट की बात बता रहा है। आई विल बी स्लीपिंग, अब इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। आई एम स्लीपिंग, प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन है क्या वो? वर्ब है, फेल है। इसी तरह आई ईट, आई एट, अब ईट प्रेजेंट की बात है, एट क्या है? पास्ट की बात है। ठीक हो गया। सो ये सारे के सारे वर्ब होते हैं। सिमिलरली फेल भी वर्ब, जिस तरह वर्ब काम करता है, फेल भी वही चीज होती है। बस उर्दू में फेल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। मिसाल के तौर पे खाता है, ओहो, खाता है, ये फेल है। इसमें खाता है काम है, और ये कौन से बात जमाने की बात कर रहा है? प्रेजेंट की, पास्ट की, या फ्यूचर की? प्रेजेंट की बात है। खाता था, ये पास्ट की। सो इसको बोलते हैं फेल बोलते हैं। अब आ जाता है हर्फ। ये दूसरे वाला हर्फ है। हर्फ ये कलमे वाला हर्फ है। वो कलमा है जो ना इस्म है ना फेल है, बल्कि इस्म और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अली छत पर गया। अब इसमें अली क्या है? आपका इस्म है। छत क्या है? ये भी इस्म है। गया ये एक काम है, ये एक वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट का, फ्यूचर का, या पास्ट का? पास्ट का। ये पास्ट का वर्ब है। और अब इसमें ये जो पर है, इस पर का कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है? ये इस पार्ट को किसके साथ मिला रहा है?
वर्ब के साथ मिला रहे हैं। तो ये जो पर होगा ये आपका क्या होगा, ये एक हर्फ होगा। इसी तरह एक सेंटेंस लिखते हैं, वो घर में बैठा है। इसमें हर्फ कौन सा है? में जो है वो क्या कर रहा है, दो पार्ट्स को जोड़ रहा है आपस में। अब इसम की इकसाम की बात करते हैं तो मायने के लिहाज से इसम की वैसे काफी इकसाम है, मायने के लिहाज से हम देखते हैं इसकी इकसाम को। तो मायने के लिहाज से जो इकसाम होगी उसमें पहली इसम है इसमें मारफा। ये सुना होगा आप लोगों ने, इसमें मारफा क्या होती है? इसमें मारफा वो इसम है जिसमें किसी खास शख्स, जगह या चीज का जिक्र किया जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें मारफा वो इसम जिसमें किसी खास शख्स, जगह या चीज का जिक्र किया जाए, वो क्या कहलाएगा? वो इसमें मारफा कहलाएगा। मैं बेटा इस क्लास में आपके साथ सिर्फ वो टर्म्स यूज करूंगा जिनसे रिलेटेड 60 to 70% या 80% आपके पेपर के एमसीक्यूज बनेंगे। यही टर्म्स एग्जामिनर आपसे पेपर में स्क्रीन टेस्ट के अंदर पूछेगा, तो इन्हीं के ऊपर आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सही तरीके से। इसमें मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम है। फॉर इंस्टेंस लाहौर, लियाकत अली खान, कायदे आजम, अलामा इकबाल और अमरीका, निशाने हैदर, ये सारे के सारे इसमें मारफा हैं। इसमें नकरा क्या होंगे? वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम है। मिसाल के तौर पे कॉपी, कुर्सी, घड़ी, चारपाई, बेड, ये तमाम चीजें क्या हैं? इसमें नकरा है। इसी तरह इसमें मारफा की बेटा फर्दर 4 टाइप्स होती है। उसमें सबसे पहली टाइप होती है इसमें अलम। अब इसमें अलम की कैटेगरीज होती हैं। उसमें पहली कैटेगरी को बोलते हैं खताब। खताब क्या चीज होती है? खताब वो नाम है जो किसी शख्स की इज्जत बढ़ाने के लिए या उसकी किसी खास खूबी की बिना पर कौम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से दिया जाए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब क्या था? कायदे आजम। इसी तरह इकबाल का नाम था, खिताब क्या था? शायर मशरिक। ठीक है, अलामा इकबाल कौमी शायर। कौमी शायर। इसी तरह शम्सुल उलमा, अलामा शम्सुल उलमा। तो शम्सुल उलमा क्या है? एक खिताब है। ये किसकी तरफ से दिया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद दूसरी चीज होती है बेटा, माइक ऑफ कर ले, लकब। लकब क्या होता है? लकब वो खास नाम होता है जो किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे कि खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह किसका लकब है? हजरत इब्राहिम का। कलीमुल्लाह, इसी तरह बुत शिकन, इसी तरह असदुल्लाह, इसी तरह सैफुल्लाह। ये सारे के सारे क्या हैं? लकब हैं जो खूबी की वजह से दिए गए हैं। उसके बाद तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है बेटा? तखल्लुस जो शायर आपके नाम के साथ Sir, शायर। हाँ हाँ, actually, I can. Sorry, what is the main difference between खिताब and लकब? बहुत कंफ्यूजन होती है इन दोनों में। खिताब और ये भी तो खूबी है, वो शायर मशरिक थे तो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम इज द तो ये भी उनकी खूबी तो है, और ये भी असदुल्लाह और ये कलीमुल्लाह ये भी खूबी है।
नहीं सो बेटा लक़ब और मुझे सही सुने, देखें कायदे आजम का मतलब होता है बहुत बड़ा लीडर, ठीक है? ठीक है, तो सही बहुत बड़ा ठीक लीडर है। एक क्वालिटी नहीं होती किसी की, आप कह सकते हैं कि एक खास किस्म की क्वालिटी नहीं होती जिसकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करे, लेकिन बहादुर होना, अल्लाह की तलवार होना, इसका मतलब ये है कि कोई शख्स बहुत बहादुर है, अल्लाह का शेर होना, कोई शख्स बहुत बहादुर है, इसकी खूबी उसके अंदर इनहेरेंट है वो चीज। तो जो चीज आपके अंदर इनहेरेंट होती है उसको जो है वो हम लक़ब के तौर पे लेते हैं, और जो आपके अंदर एक क्वालिटी लोगों को नजर आती है और लोग अपनी मर्जी से आपको देते हैं, आपके अंदर होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अब कोई शख्स करप्ट ना हो लेकिन आप उसको कह देंगे यार ये तो करप्ट है, इसको खिताब लोगों ने दे दिया, जैसे मिस्टर 10%। अब हो सकता है कि वो बंदा ओ अपने आप सही, को ओके करप्ट ओके ना फाइन। मानता हो, लेकिन लोगों को लगता है, इसमें लोगों का लगना जरूरी है। लेकिन जो लक़ब होता है, लक़ब में आपके अंदर वो खुसूसियत मौजूद होती है, इसलिए आपको सही ये है। तखल्लुस क्या होता है बेटा? तखल्लुस जो शायर लोग अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे नाम गालिब है गालिब हो गया, वो नाम जो शायर अपने शेरों में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, जैसे कि गालिब हो गया, मीर हो गया, हाली हो गया, ठीक है? दर्द हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके तखल्लुस होते हैं। इसी तरह आपका आ गया बेटा उर्फ। उर्फ क्या होता है? उर्फ वो इस्म होता है या ऐसा नाम जो मोहब्बत की वजह से या नफरत की वजह से या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए आपके घर में, आपके मोहल्ले में। अब एक शख्स हमारे पंजाब में ना, पंजाब में खास ट्रेंड होता है कि लोग मजाक में जिसका रंग काला होना उसको कहते हैं चिट्टा, और जो उसको मजाक मजाक में तंज में कहना शुरू कर देते हैं। हम लोगों की, पाकिस्तानियों की रूटीन है कि अगर कोई बंदा हेल्थी होता है तो उसको मोटा कहना शुरू कर देते हैं, जो पतला होता है उसे तीली पहलवान कहना शुरू कर देते हैं, इसी तरह जो लंबा होता है उसे लंबू कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है? जैसे नुमान हो गया, नुमान नाम के लोगों को मानी बोलते हैं, इमरान नाम के लोगों को मानी बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये मानी तंज में नहीं होता, ये प्यार में बोल रहे होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह सलमान नाम के लोगों को लोग कुछ सनी बोलना शुरू कर देते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये आपके उर्फ होते हैं। इसमें प्यार का एलिमेंट, अगर कोई शख्स किसी को मोटू कह रहा है तो वो प्यार में कह रहा है या नफरत में कह रहा है या हकारत में कह रहा है? कुनियत, कुनियत क्या होती है? वो नाम जो माँ बाप बेटा सर जो बेटी, बच्चों के नाम जैसे वो नाम जो माँ बाप बाप बेटा बेटी की निस्बत से पुकारे जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुनियत। मिसाल के तौर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? इब्ने मरियम, ठीक है? इसी एक्सक्यूज तरह मी सर, जी फिर कुनियत जरा दोबारा बताएं। बेटा, कुनियत वो नाम होता है जो माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। फॉर एग्जाम्पल ये इब्ने मरियम है, अब यहाँ पर मरियम एक लेडी का नाम है, लेकिन हमें फौरी तौर पे पता चल रहा है कि इब्ने मरियम किसका लक़ब है? इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, और ये कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसी तरह इब्ने खत्ताब, इब्ने खत्ताब से मुराद खत्ताब का बेटा, और यहाँ पर इब्ने खत्ताब से हमें फौरी तौर पे पता है कि कौन वो किए जा रहे हैं, नॉमिनेट किए जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक हो गया? तो ये आपकी इसमें अलम की इकसाम है। इसके बाद इसमें अलम की दूसरी किस्म होती है इसमें जमीर। अब सर इसमें हमने तो कुनियत पढ़ा था, जैसे मुन्नो, जैसे बच्चों को प्यार से बुलाते हैं मुन्नो, गुड्डू, वो उर्फ होते ऐसे। हैं, वो बेटा उर्फ होते हैं, हमें तो मैं वो वो उर्फ होते हैं, उर्फ होते हैं, वो कुनियत नहीं होते। कुनियत नहीं होती, वो उर्फ होते हैं। अच्छा इसमें जमीर फाइन। क्या होते हैं? इसमें जमीर बच्चे, आप लोगों ने इंग्लिश में लफ्ज पढ़ा होगा प्रोनाउन, पढ़ा है? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो हम किसकी रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं?
नाउन की नाउन की नाउन की रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में। इसमें जमीर इज अ प्रोनाउन। इसमें जमीर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो इस्म जो किसी शख्स या चीज के नाम की बजाय बोला जाए, वो इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की बजाय बोला जाए, वो क्या होगा? इसमें जमीर होगा। मिसाल के तौर पे अली अच्छा लड़का है, वो रोज नमाज पढ़ता है, तो इसमें जमीर क्या होगा? वो किसकी जगह पे यूज हो रहा है? अली की। अली की जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, वो तो हमें इसमें जमीर की 3 हालतें होती हैं। जमीर हाजिर, जमीर गायब, और नंबर 3 जमीर कर ले। जमीर हाजिर क्या होता है? जमीर हाजिर, जमीर गायब और जमीर सर, जब आप मुतकल्लिम। किसी सामने बैठे शख्स को, मैं आपको बताता हूँ, देखें। फर्स्ट पर जमीर मुतकल्लम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जमीर हाजिर सेकंड पर्सन है, और जमीर गायब क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। जमीर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वो पर्सन जो बात कर रहा हो, यानी कि आप में और मुझ में, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोगों के लिहाज से मैं, आप लोग फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अभी मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। मैं कौन हूं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं जमीर मुतकल्लिम हूं। जमीर मुतकल्लिम वो शख्स जो बात कर रहा हो, वो जमीर मुतकल्लम होता है। जमीर हाजिर क्या होता है? ये सेकंड पर्सन होता है। आप लोग मेरे लिहाज से जमीर हाजिर हैं, तुम, तू, ये जमीर हाजिर होते हैं जिनसे बात की जा रही हो। जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो जिनसे बात की जा रही है वो कौन होते हैं? वो सेकंड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या चीज आती है? मैं, हम। मैं और हम क्या होंगे? जमीर मुतकल्लम होंगे। तू और तुम कौन होंगे? जमीर हाजिर होंगे। और जमीर गायब, जमीर गायब वो इस्म होते हैं या वो कलमात होते हैं जो किसी ऐसे शख्स के बारे में इस्तेमाल किया जाए जो मौजूद ना हो। हम अभी बात कर रहे हैं जरदारी की। क्या जरदारी हमारे पास मौजूद है? यहाँ पर नहीं मौजूद। तो वो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन होगा, यानी कि जमीर गायब होगा। बेटा बात क्लियर हो रही है या उधर भी यस सर, पॉइंट्स जी क्लियर सर। हो रहे हैं। क्लियर हो रहे? तो ठीक हो गया। यस। तो मैं आप लोगों से एक एग्जांपल पूछता हूँ। सर, क्या थर्ड पर्सन चीज में हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र कर सकते हैं, किसी भी जगह का? जैसे बेटा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि वो कुर्सी, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर जी रहे जी। हैं। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, इसमें इशारा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों ने ना जरा तगड़े हो जाए। इसमें इशारा नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा? वो इस्म जो किस लिए यूज किया जाता है? इशारे के लिए यूज किया जाता है। वो इस्म जो इशारे के लिए यूज किया जाए उसे क्या बोलते हैं? इसमें इशारा। अब इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, इशारा करीब, इशारा बईद। अब इशारा करीब से क्या मुराद है? इशारा करीब वो कलिमात होते हैं या वो लफ्ज होते हैं जो किसी करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। अब उर्दू में करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है? ये, या हम ये कहते हैं ना, इस घर में मैं रहता हूं। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है ना कि कोई चीज बड़ी क्लोज है हमारे। ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहता हूं। ये क्या होंगे? इसमें इशारा करीब। और इसमें इशारा बईद क्या होंगे? वो इस्म जो किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करते हैं। वो गाड़ी मेरी है, तो इसमें वो क्या है? इसमें इशारा बईद। और उस गाड़ी का मालिक मैं हूं, तो उस कौन है? इशारा बईद। यहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है तो पूछे।
ये इसमें ज़मीर और इसमें इशारा, ये इसमें मार्फा की इकसाम है। नो बेटा ये हाँ ये इसमें मार्फा की इसमें इशारा जो है वो इसमें मार्फा की किस्म है, इसमें ज़मीर भी इसमें मार्फा की किस्म है, इसमें अलम भी इसमें मार्फा की किस्म है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है बेटा की जो इम्पोर्टेंट चीज है, सिर्फ उसी को बनाऊंगा। इसमें जात, अब ये इसमें नकरा की इकसाम है, जो इसमें नकरा की जो इसमें मार्फा की थी इंपॉर्टेंट किस्में आपको पता होना चाहिए, वो मैंने करवा दी हैं। अब इसमें नकरा पे आते हैं। इसमें नकरा में इसकी भी काफी इकसाम है, लेकिन हम लोग 2-3 करेंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बेशक आप स्किप कर दें। उसमें पहली है इसमें जात। इसमें जात क्या होता है? इसमें जात बेटा वो इस्म होता है जिसमें किसी एक चीज को या किसी एक चीज की दूसरे चीज से तमीज की जाए, या किसी एक चीज को दूसरी चीज से मुख्तलिफ शो कराया जाए, उसको क्या बोलते हैं? इसमें जात बोलते हैं। इसमें जात की डिफरेंट इकसाम होती है, जिसमें पहली आ जाती है इसमें तस्गीर। इसमें तस्गीर, तस्गीर का मतलब होता है छोटा होना। वो इस्म जिससे किसी चीज का छोटा होना जाहिर हो, वो क्या कहलाता है? इसमें तस्गीर। मिसाल के तौर पे घड़ी और घड़ियाल, इसमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है? घड़ी छोटी है और घड़ी, घड़ियाल बड़ा है। घड़ियाल बड़ा है। घड़ी जो है वो फिर क्या होगा? इसमें तस्गीर होगा। इसी तरह पौधा और दरख्त, पौधा क्या है? इसमें तस्गीर है, दरख्त बड़ी चीज है। इसी तरह ईंट और घर, ईंट क्या चीज है? इसमें तस्गीर है, ठीक है। घर जो है वो तो बड़ी चीज है। तो वो चीज, वो इसम जिससे किसी चीज का छोटा होना जाहिर है, वो क्या होता है? इसमें तस्गीर होता है। वो इसम जिससे किसी चीज का बड़ा होना साबित हो, वो इसमें मुकब्बर कहलाता है। मिसाल के तौर पे घड़ियाल इसमें मुकब्बर, घर इसमें मुकब्बर। इसी तरह बाग,